everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. इससे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में. ये फोर्थ सेट ऑफ कैपिटल है, हेड है, वहां पे हमने इस पे कोई डिस्कशन अब तक नहीं किया था. आज की वीडियो में इन डिटेल हम कैपिटल गेन्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एसेट्स क्या है. सेकेंडली कितने टाइप्स के होते हैं वो. थर्ड उन पे कॉम्प्यूटेशन, यानी कि हम कंप्यूट कैसे करते हैं, हमें कितना कैपिटल गेन हुआ या कितना कैपिटल लॉस. एंड लास्टली जो हमने कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जनरेट किया उसको टैक्सेशन इनकम टैक्स के हिसाब से इफेक्ट हमें कितना देना है. सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल एसेट या मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट. इनकम टैक्स कैपिटल एसेट को बोलती है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, यानी कि कोई भी चीज जो कि बिजनेस में रिलेटेड हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो. अब इसका मतलब प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगी. अगर आपके कोई पर्सनल चीजें हैं, यानी कि आपकी मोबाइल है, वॉच है, घर में यूज करने वाली हर छोटी चीज जो होती है ना वो कैपिटल एसेट ही बन जाएगी, क्योंकि वो आपके नाम पे खरीदी हुई एक प्रॉपर्टी. अब घर में आपके टीवी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा या नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, बट वो आपके नाम पे है, आपने खरीदा हुआ है, तो वो एक कैपिटल एसेट बन जाता है. तो इसका मतलब क्या हमें हर टाइप के कैपिटल एसेट के ऊपर टैक्स देना होता है? तो इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस है. What terms are not termed as capital asset? तो सबसे पहली चीज जो कैपिटल एसेट के दायरे में नहीं आती है वो होता है बिजनेस का स्टॉक एंड ट्रेड. अब स्टॉक एंड ट्रेड क्यों नहीं आता कैपिटल एसेट में? क्योंकि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है. अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो वो बनाएंगे क्या, रखेंगे क्या और बेचेंगे क्या. तो स्टॉक किसी भी टाइप का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर फिनिश्ड गुड्स हो, वो आपके हमेशा टर्म करेंगे एज नॉट एज अ कैपिटल एसेट. वो कभी भी आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लेना, वो पीजीबीबी का पार्ट बन जाएगा. सेकेंड चीज जो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी वो है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, यानी कि पर्सनल चीजें जैसे कि आपकी घड़ी हो गई, लैपटॉप हो गया, वॉच हो गई, क्लॉक हो गई, कोई भी ऐसी चीज, मोबाइल फोन हो गया, वो कभी भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा. तो अगर आप उसको सेल करते हो तो उस पर कोई भी कैपिटल टैक्सेशन का इफेक्ट नहीं आता है. अब यहाँ पे लिखा है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी कि पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स तो अपने आप में ही एक्सेप्शन है, बट अगर उसको भी कोई एक्सेप्शन है तो इसका मतलब वो किसके टर्म्स में आ जाएंगे, वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में आ जाएंगे. तो ज्वेलरी यानी कि गोल्ड या सिल्वर, एक्सेप्ट सिल्वर यूटेंसिल. सिल्वर यूटेंसिल्स जो है वो आपके कैपिटल एसेट नहीं है, बट ज्वेलरी ऑफ ऑल काइंड्स वो हमेशा क्या बनती है, कैपिटल एसेट. इसी तरीके से पेंटिंग्स, तो अगर हम पेंटिंग्स को सेल करते हैं तो कैपिटल गेन के दायरे में आती है. ड्राइंग्स का भी सेम, दे आर इंक्लूडेड एज कैपिटल एसेट्स. उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं या कोई भी आर्ट ऑफ वर्क है तो वो कैपिटल एसेट्स में आएगा. दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट्स. थर्ड चीज जो आपके कैपिटल एसेट्स में आती है वो होती है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया. अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी होती है और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी होती है. रूरल एरिया वो एरिया होता है जो अर्बन एरिया नहीं होता, यानी कि अगर हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड प्रोसेस करते हैं और अगर उस पे हम सेल करते हैं उस लैंड को तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा, वो कैपिटल एसेट में नहीं होगा. बट रूरल वर्ड या रूरल एरिया किसको बोलते हैं, उस एरिया को जो अर्बन एरिया नहीं डिफाइन होता. अब हमें समझना होगा व्हाट इज एन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया वो होता है जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड को रेफर करता है. म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड कौन सा बोर्ड होता है, जो भी आपके म्युनिसिपल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी एमसीडी हो गई, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो बीएमसी हो गई, बट कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ पे मिलिट्री के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है. तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होती है तो वो अर्बन एरिया होता है, और अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो होता है रूरल एरिया. बट म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड के लिए
कहाँ तक हम मानेंगे कि वो अर्बन एरिया के दायरे में आएगी, मतलब कहाँ तक उसकी लिमिट्स डिफाइंड है। तो अगर एक एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और उसके 2 किलोमीटर के दायरे तक, वो क्या कहलाया जाएगा, अर्बन एरिया। तो 1 लाख से पॉपुलेशन म्युनिसिपल का एरिया, और उससे बियॉन्ड 2 किलोमीटर के आगे भी अगर कोई एरिया है तो वो क्या कहलाया जाता है, रूरल एरिया। लेट सपोज किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो 6 किलोमीटर तक के दायरे तक वो रहेगा अर्बन एरिया, एंड बियॉन्ड दैट वो बन जाता है रूरल एरिया। और अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से भी ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का जो दायरा रहता है वो रहता है आपका अर्बन एरिया का, और उसके बियॉन्ड जो हो जाता है वो हो जाता है रूरल एरिया। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम सेल करते हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, अदरवाइज अर्बन एरिया में आपका जो भी सेल परचेज है वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में आएगा। फोर्थ जो चीज है वो है हमारी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू किए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत। तो अगर आप इनको बेचते हो तो कैपिटल एसेट अट्रैक्ट नहीं होगा, कैपिटल गेन टैक्सेशन नहीं होगा, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1050। तो ये सब था कैपिटल एसेट्स क्या है और क्या नहीं है, मतलब क्या इसमें इंक्लूड होगा और क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब हमें समझना है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये जनरली सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी कि STCA भी बोल सकते हो, और अदर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी कि LTCA। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रहे, हम डिफाइन करेंगे कि एसेट को एक असेसी ने या एक टैक्स पेयर ने कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखा अपने पास। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एसेट्स वो डिफर करती है। अगर कोई एसेट लिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, यूनिट्स हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, अगर इन 5 एसेट्स का सेल हो जाता है विद इन 12 मंथ्स तो वो कहलाए जाते हैं शॉर्ट टर्म, एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स तो वो कहलाए जाएंगे लॉन्ग टर्म। इसी तरीके से अगर अनलिस्टेड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि आपकी कोई भी लैंड बिल्डिंग या दोनों का सेल होता है 24 महीने के अंदर तो शॉर्ट टर्म, और बियॉन्ड 24 मंथ्स गया तो लॉन्ग टर्म। उसके अलावा डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या कोई भी एसेट जो ऊपर की लिस्ट में फॉल आउट नहीं किया है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है 36 मंथ्स, यानी कि 36 मंथ्स के अंदर अगर आप उसको सेल करते हो तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म, और उसके बियॉन्ड अगर आपका सेल होता है तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म, राइट। अब हम देखेंगे इनका कंप्यूटेशन किस तरीके से करना है। तो कंप्यूटेशन समझने के लिए एक फॉर्मेट है, पहले शॉर्ट टर्म का समझेंगे, फिर लॉन्ग टर्म का समझेंगे, और फिर एक बार मोटा मोटा देखेंगे डेप्रिशिएबल एसेट का। ऑल्दो डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन का थोड़ा सा डिस्कशन मैंने PGBP के अंडर किया है, बट स्टिल यहाँ पे एक कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है, जो आपने एसेट बेचा उसका सेल प्राइस। तो आइडियली जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव करी बेचने के टाइम पे वो होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब आपको एक लमसम अमाउंट मिला, उसमें से आपको क्या क्या गवर्नमेंट डिडक्ट करने के लिए परमिशन देती है। फर्स्ट चीज जो डिडक्ट हो सकती है वो है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये कौन से एक्सपेंसेस है, अब आपने एसेट खरीदा है तो आपने हो सकता है कमीशन दी हो, ब्रोकरेज दी हो, इस टाइप का अगर आपने कोई ट्रांसफर पे खर्चा कर दिया है तो वो आपको जो है वो डिडक्ट होने के लिए परमिशन है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं है, आपका डायरेक्टली परचेज प्राइस है उस एसेट का, उस एसेट को आपने कितने में खरीदा वो आपकी अमाउंट माइनस उसमें से हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ड्यूरिंग द पीरियड जितना टाइम आपने उसको होल्ड किया है उसमें अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन या एनहांसमेंट है जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, या कोई भी आपने उसके प्रॉपर्टी के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर खर्चा किया, वो भी आपका डिडक्ट इसमें से हो जाएगा। ये तीनों चीजों को डिडक्ट करके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपके पास आएगा कैपिटल
गेन। जो कैपिटल गेन आएगा उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेक्शन 54 में मिलती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें सारी एग्जेम्पशंस मैं इन डिटेल कवर करूंगी। तो अगर आपने कुछ ऐसी एग्जेम्पशन अवेल करी है तो आपका नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, अगर आपका सेल कम है एक्सपेंसेस से तो आपको लॉस है, और आपका सेल ज्यादा है सेल प्राइस एक्सपेंसेस से तो आपको प्रॉफिट है, तो वो गेन या लॉस आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन फॉर्मेट जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो एक टाइम गैप का। अगर कोई एसेट आप 12 महीने 24 महीने या 36 महीने डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसेट होल्ड करते हो, उस पीरियड के बियॉन्ड अगर आप उसको बेचते हो तो उसमें कैसा हो जाता है कि ऊपर का जो टाइम है आपने एक साल 2 साल 3 साल के लिए एसेट तो होल्ड कर लिया, बट उस होल्डिंग पीरियड से बियॉन्ड आपका एक इन्फ्लेशन इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जो चीज आज की डेट में 100 रुपए की है वो हो सकता है आज से 2 या 4 साल बाद सेम प्राइस के लिए अवेलेबल ना हो। इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जहां पे भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके आगे वर्ड लिखा गया इंडेक्स्ड। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने परचेज प्राइस था उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब ईयर टू ईयर गवर्नमेंट बता के रखती है कि 2001 से लेके आज तक हर साल का आपको कितना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है। ये टेबल मैं अभी आपको शो करूंगी, आपको याद नहीं करना, आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। आपको क्या करना है, जिस ईयर में आपने एसेट को बेचा तो उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऊपर ले लोगे, डिवाइड करना है वो बेस ईयर, या तो वो 2001 होगा 1 अप्रैल 2001, या फिर उसके बियॉन्ड जब भी आपने उसको एक्चुअली परचेज किया था उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास इन्फ्लेटेड कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है सिमिलरली सेम तरीके से ही होगी, बस आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, जिस साल आपने इम्प्रूवमेंट करी है उस अमाउंट उस ईयर के इन्फ्लेशन से आपको उसको डिवाइड कर देना है। अभी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है, ईयर है उस ईयर का क्या रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, अदरवाइज ये अवेलेबल रहता है ऑनलाइन गूगल पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी 2021-22 का CII जो है वो है 317 और बेस ईयर 2001-2002 का है 100। नेक्स्ट जो अब हम समझेंगे वो है डेप्रिशिएबल एसेट। वो सिर्फ समझाने के लिए आपका सेल प्राइस, उसमें अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए उसको बेचने में, कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका, और उसके ऊपर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो हमेशा बस एक ही चीज याद रखना, यहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही आएगा। डेप्रिशिएबल एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने भी साल के लिए आप उसको होल्ड करो वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही कहलाया जाएगा, राइट। अब हम समझ चुके हैं उनके कॉम्प्यूटेशन टाइप्स और नेचर। अभी हमें देखना है कि इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, किस तरीके से टैक्सेशन है कैपिटल गेन्स का हम करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 111A या सेक्शन 111A। इसमें किस टाइप के एसेट्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका सिर्फ सेल होगा या तो इक्विटी शेयर्स का या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का, वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका पेड होना चाहिए। इसकी टैक्सेबिलिटी है 15%। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लिखा है नहीं मिलेगी, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। स्टिल उसमें एक एक्सेप्शन है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपकी 2.5 लाख की स्लैब लिमिट रहती है ना, वो एग्जेम्पशन लिमिट मिल सकती है 111A में अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या एक रेजिडेंट HUF हो, और वो एग्जेम्पशन लिमिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई, वो हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। एंड लास्ट जो उसमें एक एक्सेप्शन है 6A की डिडक्शन, यानी कि आपकी 80C 80D 80C कोई भी है वो डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस समझते हैं, सेल प्राइस कितना है 6 लाख, कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका 2 लाख,
कितना कैपिटल गेन, हमने शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन नहीं करना, तो 6 लाख में से 2 लाख गए, कितना कैपिटल गेन हुआ 4 लाख। लेट्स सपोज इस असेसी का कोई भी अदर हेड ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि बीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, किसी भी हेड से उसने इनकम डिराइव नहीं करी है, तो उसके पास वो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पड़ी है जो एग्जॉस्ट नहीं हुई है, और ये एक इंडिविजुअल है। अगर वो कंपनी या फर्म रही तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो वो 2.5 लाख रुपए आप उसके 4 लाख के कैपिटल गेन से माइनस करोगे, बचे हुए 1.5 लाख पे आपको कैपिटल गेन लगाना है 15% के हिसाब से, यानी कि 22,500। केस 2 पे आते हैं। सेल करा मैंने 4 लाख का, खरीदा था 2 लाख का, मेरे पास कैपिटल गेन से इनकम आई है 2 लाख रुपए, बट अब कैसा है कि वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, आप उसको लॉस में नहीं दिखाओगे, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा है 2 लाख रुपए। 2 लाख को आप स्लैब रेट सिर्फ 2 लाख ही लोगे, 2,50,000 माइनस नहीं करोगे। अगर मान लेते हैं इसके पास नॉर्मल केस ही रहता और यहाँ पे 2 लाख रुपए थे और 50,000 उसको अदर सोर्स की इनकम थी, तो वो 50,000 उसका अदर सोर्स से माइनस हो जाएगा और बैलेंस 2 लाख जो है लास्ट में यहाँ से एग्जॉस्ट किया जाएगा। टैक्सेबिलिटी इस केस में होगी 0 क्योंकि कैपिटल गेन था 0। अब देखते हैं टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111A, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के अलावा अगर आप कुछ सेल करते हो और वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल स्लैब रेट्स जो एक एसएससी वो एप्लीकेबल रहते हैं, उसी के बेसिस पे शॉर्ट टर्म की टैक्सेबिलिटी जो है इफेक्ट की जाएगी। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 112। सेक्शन 112 में टैक्सेशन जो इफेक्ट होती है वो है एट द रेट 20%। सिमिलरली जो भी एग्जेम्पशन लिमिट का हमने केस समझा वो अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट टू इंडिविजुअल एसेसीज एंड इंडिविजुअल रेजिडेंट, HUF एंड 6A वाली डिडक्शंस ATC, ATD, ATE, ATG वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए केस 1 में अब हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल किया है 1 जुलाई 2021 को, सेल हुआ है 6 लाख का, परचेज किया था 1 अक्टूबर 2005 को। अब यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। किस तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए हमें, 2 लाख का हमारा परचेज प्राइस था, मल्टीप्लाई किससे करूंगी जिस साल में बेचा, यानी कि 2021-22 का CII डिवाइडेड बाय जिस साल में खरीदा, यानी कि 2005-6 का CII से मैं उसको डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 6 लाख में से 5,41,880 माइनस करें तो मेरे पास कितना कैपिटल गेन आया 58,120 रुपीज। उसके ऊपर मुझे कितना स्लैब बेनिफिट मिला, जितना मेरा कैपिटल गेन टैक्स था, कैपिटल गेन में जितना भी अमाउंट आया उतना ही इफेक्ट मिला, कैपिटल गेन मेरा हो गया 0। नेक्स्ट केस 8 लाख का सेल प्राइस, सिमिलरली 2 लाख का ही परचेज प्राइस, अब मेरे पास कितना आ रहा है कैपिटल गेन 2,58,120। मेरे पास कितनी लिमिट है 2.5 लाख, तो बैलेंस 8120 पे मैं कितना टैक्स दूंगी 20%, यानी कि 1624। नेक्स्ट जो हमारे पास है समझने के लिए वो है सेक्शन 112A। ये सेम है 111A के हिसाब से, इसमें अगेन इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। टैक्सेबिलिटी इसकी 10% है, शॉर्ट टर्म में 15% थी, बट यहाँ पे एक चीज लिखी है कि यहाँ पे होगा एक्सीडिंग 1 लाख। तो अगर मान लो आपको 1.5 लाख का कैपिटल गेन हुआ तो ओवर एंड अबव 1 लाख जो अमाउंट आएगी 50,000 उस पे आपको पे करना है 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगेन अवेलेबल नहीं है, इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, इवन रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी अवेलेबल नहीं है और 6A के डिडक्शंस भी अवेलेबल नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 लाख, इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं था, तो परचेज प्राइस 2 लाख, कितना मिला मेरा कैपिटल गेन 4 लाख। 1 लाख से ऊपर पे मुझे टैक्स देना है तो कितना देना पड़ेगा 3 लाख। 3 लाख पे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट HUF या इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो मिलेगा। 50,000 के ऊपर 10% टैक्स दिया तो 5,000। केस 2 8 लाख, इंडेक्सेशन नहीं है तो 2 लाख माइनस 6 लाख, ऊपर के 1 लाख हटा के मतलब 5 लाख के ऊपर टैक्स देंगे, 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। 2.5 लाख के ऊपर हमें 10% टैक्स पे करना है यानी कि 25,000।
इसके बाद जो है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक स्पेशल केस है। अब ये स्पेशल केस है एसेट्स लिस्टेड सिक्योरिटी यानी कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट्स ऑन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज या फिर म्यूचुअल फंड। इन एसेट्स के लिए एक स्कीम अवेलेबल है। दो टाइप के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है 20% टैक्स रेट फॉलो करो विद इंडेक्सेशन वाला 112 या 10% विदाउट इंडेक्सेशन वाला। तो वहां पे दो ऑप्शंस आप कुछ भी अवेल कर सकते हो। नॉन रेजिडेंट के लिए ऑप्शन जो है वो 10% वाला ही है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये था टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मेरी वेबसाइट www.voxcov.com पे जाके इन डिटेल अगर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ विजिट कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।